अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हुमारिया जद्दून, मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब। नाज़रीन, लावारिस कराची आज सियासी मरकज़ बना हुआ है। अभी वहाँ पर अपोजिशन की कुछ देर पहले मुलाकातें हुई हैं, उसमें हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब को भी हमने देखा और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। एक उस मीटिंग एक हुई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि हुकूमत के खिलाफ एक नई महाजराई भी शुरू होने वाली है। इसी हवाले से कराची के इशू को भी उसमें डिस्कस किया गया। हमने काफ़ी दिनों से देखा है कि कराची को एक लावारिसों की तरह उसके साथ बिहेव किया जा रहा था। हमने देखा कराची तबाह हाल हो चुका है और बारिश का पानी जगह जगह पर है, बिजली गायब है। अब जहाँ जहाँ से पानी निकाला जा चुका है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। जिस तरह से कल बात हो रही थी हमारी फ़हीमुज़्ज़मान साहब से, वो कह रहे हैं कि जहाँ पर पानी निकाल लिया गया वहाँ पर हमने देखा है कि ज़मीन में गड्ढे मौजूद हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। वहाँ पर भी अभी तक जिन इलाकों से पानी निकाल लिया गया है वहाँ पर भी अभी बिजली की फराहमी नहीं दी जा सकी है। क्यों ऐसा है, इसी हवाले से आज हमने देखा कि अपोजिशन रहनुमाओं की भी बैठक हुई है। क्या इस पर उन्होंने कोई बात की है? जिस तरह से हुकूमत कराची को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रही है, किस तरह से कर पाएगी? कराची की बेहतरी के लिए हुकूमत ने कहा है कि वो सिंध हुकूमत का भी साथ देगी। कितना साथ होगा आज हमारे साथ, क्योंकि हुकूमती रहनुमा मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज जो अपोजिशन रहनुमाओं की APC के हवाले से बैठक हुई है उस पर भी बात करेंगे। वो आगे क्या तस्वीर दिखा रहे हैं। एक जो आज डेवलपमेंट सामने है उसमें हमें देखा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जल्द राहबर कमेटी बुलाने पर इत्तफाक किया है। वो आगे किस तरह से जाएगी? उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बड़ा दो टोक अपोजिशन को बयान भी दिया। वो ये कह रहे हैं कि FATF कवानीन पर हर सूरत जो है वो उसको हमने पास करवाना है और जो ये पास नहीं करवाएगा इसका मतलब ये है कि मुल्क के मफाद में बात नहीं करना चाह रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगी, जितनी देर में सदाकत अब्बासी साहब ज्वाइन भी करते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या अब जो सारी क़यादत इस वक्त कराची में मौजूद है, अब क्या कराची के लिए कोई एक नया प्लान रिविजिट किया जाएगा? कोई हम देखेंगे कि वाकई में अब कराची के बारे में सोचा जा रहा है? देखिए, आज से पहले तो हमने देखा हमेशा सियासत में जो सियासी मरकज़ बनता है वो लाहौर बनता है, या फिर हम देखते हैं कि बैठकों की हद तक, मीटिंगों की हद तक इस्लामाबाद में सरगर्मियाँ सियासी तौर पर बहुत रहती हैं, क्योंकि हर तरह से आप देख लें अदारे यहाँ मौजूद हैं। कैपिटल है, सीट ऑफ द गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, बहुत सारे हवालों से इस्लामाबाद की बहुत अहमियत है, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, बहुत सी चीज़ें वहाँ से निकल के आती हैं। अब सवाल इस वक्त यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल में सारे लोग कराची में इकट्ठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब का वहाँ जाना, आज बड़े अरसे के बाद मैंने जरदारी साहब को देखा किसी मीटिंग में बैठे हुए, तबीयत उनकी कहने वाले लोग कहते हैं नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आज बहरहाल कभी हॉस्पिटल में कभी घर में, लेकिन आज बैठे हुए देख के खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। सेहत सबके लिए ज़रूरी है, सबको सेहत अल्लाह दे। अब सवाल ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब क्यों वहाँ पर भागे भागे गए? उसके बाद PTI के लोग तो कहते हैं जी इमरान खान साहब ने जाने का फैसला किया था तो ये प्रीएम्प्ट किया, वहाँ चले गए, आर्मी चीफ भी वहाँ पे। देखिए, कराची के हवाले से कंसर्न तो सारे शो कर रहे हैं, लेकिन कराची का जो मसला हल करने वाली बात है, रोज़ इस पे बात होती है, लेकिन एज़ वी स्पीक कराची का मसला दूर दूर तक हल होते नज़र नहीं आता। लॉन्ग टर्म बुनियादों में ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनेगा, वो कहते हैं जी 160 बिलियन ही पीपल्स पार्टी वाले दे दें, $10 बिलियन हम मांगें उसको छोड़ दें, वो कहते हैं PTI वाले ये भी आप खा जाएंगे। अब सवाल इस है कि कराची एक तरफ है, फिर सियासत हमारी कैसी? मेरा ख्याल है कंसर्न सबके ज़्यादा हैं। जिस तरीके से मिलिट्री क़यादत अभी परेशान नज़र आती है, प्राइम मिनिस्टर भी नज़र आते हैं, अपोजिशन के लोग भी नज़र आते हैं, लेकिन जब इवेंचुअली बैठते हैं तो कोई रास्ता नहीं निकलता। एक दो मीटिंग, जैसा कि आपने कहा कि बताया कि मीटिंग 2 हफ्ते पहले होने की कोशिश की गई, M2M पीपल्स पार्टी PMLN के लोग बैठे, PTI के लोग बैठे, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। अब क्या होने जा रहा है? बज़ाहिर तो ये लगता है कि इंटरनल एक्सटर्नल पाकिस्तान के मामलात जिस नोयत पे चल रहे हैं वो मुश्किलात हमारी बढ़ रही हैं, वो एक के बाद दूसरी मुश्किल हमारे लिए आ रही है। FATF से नहीं निकलना, अक्टूबर में मीटिंग हो रही है, एक मुश्किल होगी। अब अहम सवाल इस वक्त यह है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त सियासी माजराई और सियासत का महवर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सारी की सारी सवालात PTI के 2 सालों की कारकर्दगी पे उठ रहे थे, एकदम से लगता है कि दबाव जो है ना वो अपोजिशन पे आ गया। और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब पे हुआ, देखें ना, नवाज शरीफ साहब की पोजीशन, अब सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे उनकी पोजीशन कमज़ोर हुई है।
वो मुलजिम नहीं है, मुजरिम है, ठीक है ना। ठीक है। अब उनका यहाँ पे ना आना मुश्किलात पैदा करेगा, जिस तरीके से अदालत सामने आ गई है और मुश्किलात उनके लिए बढ़ेंगी। अब सवाल ये कि क्या ये डाइवर्ट करने वाली बात है कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के कुछ करेंगे। APC रहबर कमेटी की मीटिंग बहुत दिनों से चल रही है। मेरा अपना ख्याल है कि PTI छोटी छोटी बातों पे मैं देखता हूँ रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद अब देख रहे हैं कि जिस तरीके से बात हो रही थी APC की मीटिंग की, मैंने देखा इस पे भी वो कहते हैं जी क्यों होगी, कैसी होगी, कभी नहीं होगी। और बल्कि वो तो एक जुमला कसते हैं अपने पिंडी वाले हमारे जो चौहान साहब हैं कि 73 के आइन के तनाज़र में मौलाना फजल रहमान साहब 74 जो है ना वो APC कर चुके हैं। ठीक है, वो मजाक भी करते हैं, मतलब उनका यही होता है कि नहीं होगी। मैं अपना ख्याल समझता हूँ ये है कि इस पर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान PTI को नहीं होना चाहिए। PTI को परेशान होना चाहिए ये 40% जो टाइम उनका गुजर गया, 2 साल 3 साल रह गए, क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। इस पे सबसे ज़्यादा बात होगी। देखें ना, ओपोजिशन के साथ आप पॉइंट स्कोरिंग भले करें, बयानबाजी रोज़ दें, करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से होती हैं। सर इस पर भी बात कर लेते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब की आपने बात की है कि नवाज शरीफ साहब को वाकई में हुकूमत बुलाना चाह रही है, ये सिर्फ एक सियासी बयानबाजी थी, लेकिन अब चूंकि अदालत का भी बयान सामने आ चुका है। सदाकत अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। सदाकत साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को अपना वक्त दिया। आप बताइएगा, वजीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं जुम्मे को कराची जाएंगे, वक्त नहीं पता कितने दिन तक जाएंगे, लेकिन आप बताइएगा कि क्या प्लानिंग क्या है, किस तरह से रिविजिट करना है कराची के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, किस तरह से हेल्प आउट करेंगे आप सिंध हुकूमत की? जी, सबसे पहले मारिया साहबा, शाम साहब, आप सबको अस्सलाम, दोनों को अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। और आपके नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करके ही निकला हूँ। मुझे ज़रा मेरी आवाज़ वापस आ रही है, प्लीज़ को ठीक कीजिएगा। सर आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है, वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। साहब जी मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से अभी मीटिंग हुई है और यही डिस्कस हुआ है कि वज़ीर आज़म साहब जुम्मे को जा रहे हैं कराची, और वहाँ जाके तो जो 3 बड़े मसले हैं, एक तो जो नालों पे इंक्रोचमेंट हुई हुई है, वो नालों के जो पानी का वहाँ पे यानी पूरी एक सीवरेज सिस्टम नहीं है वो, और उसके अलावा जो आपका कराची में वाटर सप्लाई का इशू है वो, जो कराची में कचरा गार्बेज जो है उसकी कोई डिस्पोजल का कोई इशू नहीं है वो, और आखिरी ये कि कराची की रोड का जो आपका ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क है, इन चारों पे इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट अपना पूरा प्लान जाके प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे, और सूबाई हुकूमत से बग़ैर जो उनको ख़तरा है कि इख्तियारात लिए बग़ैर ही हमने डिलीवर करना है। बिकॉज हम समझते हैं कि कराची के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है पिछले 12 साल में, और ख़ास कर पीपल्स पार्टी को, चूँकि वहाँ से वोट नहीं पड़ता और वो वहाँ आके वो हुकूमत का सेंटर है, और वो शायद लोगों को इस तरह वो कमिटेड नहीं है, या लोगों को वो पॉलिटिकली शायद उनका वहाँ पे स्टेक नहीं है। इसलिए कराची जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, वो जिस बुरे तरीके से डील हुआ, तो वफाकी हुकूमत ने ये तहैया किया है कि जो उस पर हो सकता है वो किया जाए, और सारे वफाकी इदारे लगा के सिंध हुकूमत को सामने रख के उनको साथ मिला के तो ये मसला हल किया जाए। तो फ्राइडे को जुमे को प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और ये बाकायदा प्रोग्राम वहाँ पे अनाउंस होगा। इसमें सदाकत साहब ये बताइएगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट अपने तौर पे जाके शुरू करेगी और अपने तौर पे सारा कुछ करेगी, मुझे तो लगता है कि एक दफ़ा फिर सियासी तौर पे आपका पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई फिर उरूज पे जाएगी, क्योंकि वो यही तो कहते हैं कि जी इख्तियारात जो है हमारे पास हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत हमने सब कुछ करना है। जब आप फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ करने की कोशिश करेगी तो वो तो कहेंगे जी आप हमें रेलिवेंट कर रहे हैं, ये तो इलेक्टेड लोग हम हैं, गवर्नमेंट हमारी है, आप इस्लामाबाद से आके इसको चलाएंगे। आप नहीं समझते हैं कि फिर एक नए सिरे से झगड़ा बनेगा? बेहतर ना होता कि प्राइम मिनिस्टर जाके मीटिंग करें, सबको बुलाएं, ऑन बोर्ड लें सबको, उसके बाद जो फैसला करें मुत्तफ़िका तौर पे उसको सिंध गवर्नमेंट आगे लेके जाए और प्राइम मिनिस्टर उसको ओवरसी करें? नहीं, ऐसे ही जैसे आप कह रहे हैं ऐसे ही होगा। इसको एग्जीक्यूट सिंध गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन इसमें MQM, पीपल्स पार्टी, PTI ये मिल के और सियासत को एक साइड पे करके जो पीपल्स पार्टी करती रही है इसको एग्जीक्यूट कराना है, और वफाकी हुकूमत अपना पूरी कोशिश करेगी कि इसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ ना आए, कोई ऐसी बात ना हो, और एग्जीक्यूट भले सूबाई हुकूमत ही करे और उनके इख्तियारात को बिल्कुल कोई चैलेंज ना किया जाए, क्योंकि इख्तियारात जब उनके पास थे तो 12 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि कोई इस पर सियासत ना हो, बिकॉज कराची वाकई बहुत ज्यादा कराची में से बात की है ना,
भाई साहब, जैसे आपने बात की है कि 12 साल हो चुके, अगर एग्जीक्यूट करना होता तो अब तक कर चुके होते, अभी भी उम्मीद नहीं है कि वो एग्जीक्यूट करेंगे, तो फिर किस तरह से वफाक हेल्प आउट करेगी कि वो जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट भी हो और इख्तियारात की जो बात है वो भी बीच में ना आए? देखिए, मेरा ख्याल है इस सिलसिले में काफ़ी बात हो चुकी है। वज़ीर आज़म की और मुराद अली शाह वज़ीर आज़म साहब की बात हो चुकी है, गवर्नर भी आए, काफ़ी सारी आइस मेल्टिंग इसमें की गई है कि पीपल्स पार्टी को ये समझाया जाए कि खुदा न खास्ता यहाँ लोगों की ज़िंदगियों का मसला है, उनकी बुनियादी जो ज़रूरत है, किसी के पास पानी नहीं आ रहा और बाकियों के घर में पानी खड़ा हुआ है, तो ये मतलब ज़िंदगी आगे गुजरना मुमकिन नहीं है। बाकी तो सहूलियात तो अलग की बात है, सहूलियात तो किसी और चीज़ का नाम है। मेरा ख्याल है बिल्कुल बुनियादी इंसानी इसको मसला बना के भाई साहब, तो एक उनको बात जो बार बार आ रही है वो ये है और कि वो जी convince हुए कराची हैं। का मसला वो ठीक है। कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव से ज़्यादा वो फाइनेंशियल हो गया है, और जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारे पास वसाइल रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है, बार बार एक बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 160 अरब रुपया देने का जो वादा किया था वही पूरा कर दें। वैसे तो मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि जी 10 बिलियन डॉलर चाहिए, यानी 17 ट्रिलियन रुपया चाहिए कराची शहर को ठीक करने के लिए, मॉडर्न शहर बनाने के लिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं भाई साहब, हमारे नाज़रीन को आप बताइएगा, आप प्राइम मिनिस्टर से आप मिल के आए हैं, तो क्या ये फाइनेंशियल पैकेज भी होगा, इसमें 160 बिलियन रुपया भी अनाउंस होगा? देखें, 160 बिलियन रुपया अनाउंस हुआ है। पहले तो अगर हिसाब लिया जाए पिछले 12 साल में जो भी फेडरल गवर्नमेंट ने सूबाई हुकूमत को दिया, उनके पास क्या जवाब है, फिर वो बात वो वहाँ तक चली जाएगी जहाँ पे नाराज़गी हो जाती है कि ये पैसे हम नहीं चाहते कि ये दोबारा पैसे उनको दे के तो दोबारा जाली अकाउंट्स में चले जाएं। जो उनकी एक रेपुटेशन है, ये जो गवर्नमेंट 12 साल में नाले साफ़ नहीं कर सकी, जो गवर्नमेंट कचरा नहीं उठा सकी, तो वो जो इतने हज़ारों अरब वहाँ गए हैं उनका पहले हिसाब दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो चीज़ ठीक है कि पैसों को भी, चूँकि ये टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है फाइनेंशियल पैकेज भी होगा और जो ये कॉस्ट है उसमें वफाकी हुकूमत मेरा ख्याल है कि लीड लेगी और मतलब इसको वफाक से इन चीज़ों को, जो 4 चीज़ें मैंने बताई आपको, सीवरेज का सिस्टम, नालों पे जो आपको जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाना, और पीने का पानी और जो कचरा उठाना, और साथ साथ जो उनकी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी ये प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे। और इसमें ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत फंडिंग भी करेगी, जो कमिटमेंट है वो है। लेकिन 160 अरब के मुकाबले में कई हज़ार अरब सिंध गवर्नमेंट को जा चुका है। तो कराची जिसमें 2 करोड़ की आबादी है, अगर वो कोई उनका भी तो कोई हक था ना, कराची वालों का भी, जो आपका सूबाई कैपिटल था, तो वहाँ पर क्या हुआ? आज आप देखें हर चीज़, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो पे चला गया। तो वो कोई जिम्मेदार तो है, लेकिन वो चले एक इख्तलाफी बात है, उस पर मैं अभी बात नहीं करता। लेकिन जो चीज़ें रह गई हैं उसको एक्सपेडाइट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर खुद जा रहे हैं। और इसमें जो बाहमी अदम एतमाद इस वक्त है, एक अरसे से पैदा हो चुका है। हम देख लेंगे जिस दिन से गवर्नमेंट बनी है और सिंध की गवर्नमेंट बनी है, कभी भी हमने देखा कि मिल के कभी बैठने की बात नहीं हुई। हर तरफ से हमने देखा गिले शिकवे, फेडरल गवर्नमेंट वाले मिनिस्टर जो हैं सारे कैबिनेट मिनिस्टर, वो जिस तरीके से गिला शिकवा, फिर इल्ज़ामात की बारिश होती है उधर से, वहाँ से सूबाई जो रहनुमा हैं उनके, पीपल्स पार्टी के वज़ीर हैं, वो बयानबाजी करते हैं। तो सवाल मेरा ये है भाई साहब, ऐसा तो नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर जाएँ तो फिर उसके बाद ये बयानात की नज़र हो जाए प्राइम मिनिस्टर का टूर? ऐसा तो नहीं होगा? अभी देखें 2 हफ्ते पहले जिस तरह तीनों पार्टियाँ बैठी थी, फ़ौज के अदारे के लोग भी बैठे थे, बड़ी लोगों की तवक्कुआत थी, वो पूरी नहीं हुई। खुदा ना खास्ता वो सूरत हाल तो नहीं होगी? देखिए, हमारा पीपल्स पार्टी का किसी काम करने पे कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारा लूटमार की माजी में हम और मुस्लिम लीग नून बैठ के हमने एक दूसरे को मुका करके माफ़ कर दिया और एनआरओज दिए। वो हमसे चाहते हैं कि एनआरओज ने, आपको पता है कि अभी जो ये फैटफ का इशू है, इस पर भी 34 पॉइंट उन्होंने लिख के हमें दे दिए हैं कि ये 34 पॉइंट आप ख़त्म करें, मनी लॉन्ड्रिंग का के केसेस ख़त्म करें ताकि ये सारे बाहर आ जाएं, तो उस पर तो अमन हो जाएगा। हमें कोई हमारा ज़ाती झगड़ा तो नहीं है, हम तो बड़े आराम से 5 साल हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन हम लड़ रहे हैं उस काम के लिए कि पब्लिक मनी जो करप्शन की नज़र हुई, उसके हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ है और वो उनका हमारा इख्तलाफ है। उनको वो कहते हैं कि हम उनसे जुल्म कर रहे हैं जो ये केसेस प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। हमारा ख्याल है कि उनने जुल्म किया है और उसका हिसाब होना चाहिए। सवाए करप्शन और अकाउंटेबिलिटी के इशू पे हमारा पीपल्स पार्टी से बाजार कोई इख्तलाफ नहीं है।
अच्छा भाई साहब, शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बात की है, वो ये कह रहे विफाकी हुकूमत अगर सियासत ना करती तो कराची को ये मसला आज ना देखना पड़ता। तो आपको क्या लगता है, क्या इस जो कराची का आज हाल है उस सब में विफाक का कसूर है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हर जी शऊर आदमी को ये समझ है कि 18वीं तरमीम को हुए हुए आप कितना एक दहाई हो गई है। 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन तमाम एग्जेक्टिव के इख्तियारात सूबे की हुकूमत के पास हैं। चलें, पीपल्स पार्टी को हो सकता है कि हमने 2 साल काम ना करने दिया हो, चलें शहबाज साहब की बात मान लेते हैं, तो पिछले 10 साल शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस के बारे में वो बयानात उनको सुना दें कि आज जो उनको बहुत मोहब्बत हो रही है उसके पीछे यही है कि दोनों एक बंद गली में पहुंच गए और उन दोनों को पता है कि अब उनकी जो लूट मार है वो एक्सपोज हो रही है, इसलिए दोनों इकट्ठे हुए हैं। वरना शहबाज शरीफ साहब के और हमारे जो ख्यालात हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के बारे में वो कोई मुख्तलिफ नहीं थे 2 साल पहले तक। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अभी भाई साहब ने कहा है ना कि एहतशाम साहब के 4 से 5 इस तरह के पॉइंट जिस पर काम करेगी वफाकी हुकूमत, इसमें नालों की सफाई है, तजावुजात के हवाले से पानी का दस्तयाबी वगैरह, तो इसमें मुझे बताइएगा कल जिस तरह से हमने फ़हीम ज़मान साहब से बात की थी, वो कहते साफ पानी प्रोवाइड करना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। देखिए, नारे दावे तो अपनी जगह हैं, लेकिन किसी हद तक तो हो ना। जिस तरीके से एक मुद्दत से हम देख रहे हैं कि कराची में पॉश इलाके हों, छोटे इलाके हों, बाउज़र पानी का जाता है और आम आदमी जो हम देखते हैं पॉश इलाके में रहता है, वो कहते हैं जी हर महीने हम जिस तरीके से 12 से 15 हज़ार रुपया, शायद इससे भी ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ता है, पानी की बूंद नहीं आती। देखिए, ये तो मसले पानी का पीने का मसला तो बहुत सीरियस मसला है, एक अरसे से इसकी किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, कैसे होगा, मेरा अपना ख्याल है भाई साहब, मैं जिस तरह इसको कराची को देख रहा हूँ, ओवरऑल मुल्क की सियासत को देख रहा हूँ, मुझे यूँ लग रहा है कि ये 2 सालों में बिकरिंग, ये एक दूसरे के बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखना या इख्तलाफात रखना, ये पीक पे पहुँच गए हैं। हमारा ख्याल था, आम आदमी का ख्याल था कि जब भी गवर्नमेंट, कोई अपोजिशन की गवर्नमेंट, जो अपोजिशन में रहने वाली पार्टी हुकूमत में आती है तो वो रिसीविंग एंड पे होती है, वो बहुत सारी बातें छोड़ देती है, वो कहना जो अपोजिशन कर रही होती है। अपोजिशन का काम हमेशा से हमने देखा है कि रोड़े अटकाना होता है, अपोजिशन का काम हुकूमत को नाकाम बनाना होता है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर मसाइल पैदा करना होता है। वो तो करेंगे, आप भी करते रहें, वो भी करेंगे, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जी प्रोसेस में जो अपोजिशन है उन्होंने हुकूमत को बहका दिया है, असल मकसद से हटा दिया कि जो गवर्नेंस की बात हम देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने 20 सालों में 80% तकरीरों में कहते थे कि गवर्नेंस सिस्टम मैंने इम्प्रूव करना है, नीचे जो लोग हैं आम आदमी उसको मैंने रिलीफ देना है, उसकी मुश्किलात को कम करना है। हम देख रहे हैं और सब दुनिया देख रही है भाई साहब कि वो आम आदमी की मुश्किलात कम नहीं हुई, सियासत बहुत ज़्यादा हुई। आपने बिल्कुल टका के जवाब दिए, जिस तरीके से अपोजिशन जवाब दे रही है, बातें करती है, आप भी वैसे ही बातें करते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर से होती है, शिबली फराज साहब 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, ये करते रहें। लेकिन लोग जो शिकायत कर रहे हैं, अभी आप देख लें लोगों की मुश्किलात कैसे बढ़ रही हैं। अभी आप देख लें कि इलेक्ट्रिक का 85 पैसे बिजली बढ़ाने का फैसला हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। मुल्क में ओवरऑल 1 रुपया 20 पैसे बिजली बढ़ाने की बात हो रही है, वो महफूज किया फैसला होने जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जी कराची में कि इलेक्ट्रिक, जिस पे आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सीरियस ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कहा गिरफ्तार करें इसका जो MD है, जो CEO है। उसके बाद आप देख लें बिजली नहीं है, अपना बिल आ रहे हैं और बिजली दूर दूर तक नहीं है, आज कितने दिनों से नहीं है। और जिस तरीके से आज बिजली बढ़ाने का फैसला हुआ है भाई साहब, ये काउंटर प्रोडक्टिव है, आपकी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगा। आपकी पार्टी के अंदर हम देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है कि रिलीफ तो नहीं दे पाए, महंगाई को नहीं कम कर पाए। और दूसरा, मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस बात का ज़रूर जवाब दें, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने आज भी कहा है कि वो जनाब आटे और चीनी की कीमत को महंगा नहीं होने देंगे, और भाई खुदा का वास्ता है प्राइम मिनिस्टर साहब, वो तो महंगी हो चुकी हैं, उसको आपने वापस लाना था। 47 रुपये किलो चीनी जो अब 110-100 रुपये है, इसको आपने वापस लाना था। चले 50, 60, 70 रुपये ले आए। आटा जो हम देख रहे हैं 25-26 रुपये किलो था, वो आज 70 रुपये किलो है, उसको वापस लाना था। तो ये प्राइम मिनिस्टर कैसे कह रहे हैं कि जी हम इसको नहीं बढ़ने देंगे, तो बढ़ गए, वो वापस नहीं आ सके। तो सवाल तो लोग भाई साहब आपसे ये पूछ रहे हैं कारकर्दगी का। लोग कहते हैं भले ठीक है जी, पीपल्स पार्टी PMLN ने बहुत गंद किया, मैं भी ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उनके जो वक्त गुजरा है बहुत तबाही फेर के गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब जो है ना वो उम्मीद है और लोग तवक्को ये करते हैं कि आपकी हुकूमत आ गई तो आप शुरुआत करेंगे।
वो शुरुआत लॉन्ग टर्म में तो ठीक है, अच्छे काम भी आपने किए, ये सर्कुलर डेट का मसला भी किसी तरह कहते हैं हल होगा, और जिस तरीके से इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से आपने बिजली के मायदे नए किए 19 कंपनियों से, ये बिजली की कीमत 25 रुपये से 14 रुपये फ़ी यूनिट हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। 700 और रुपया सालाना आप सेव करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में जो लोग पाकिस्तान में आबादी साहब, पाकिस्तान की आबादी यानी आप देख लें तकरीबन 11 करोड़ लोग, वो कहते हैं कि गुर्बत की निचली सतह पे रह रहे हैं। $2, बल्कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक $2 भी नहीं, $1.90 के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर सस्टेन कर रहे हैं। तो सवाल आपसे ये कि कारकर्दगी में क्या वजह है कि हुकूमत का कोई मैकेनिज्म नहीं बन पाया कि ये महंगाई के तूफान को रोक सके? जी, आपने 3 सवाल किए, तो मेहरबानी करके मुझे वक्त दीजिए कि मैं तीनों का जवाब दूं। प्लीज। पहला आपका सवाल था कि अपोजिशन से हम एंगेज हो रहे हैं और अपोजिशन का किरदार था। दूसरा आपका सवाल हमारी गवर्नेंस पे, और तीसरा आपका सवाल हमारी मईशत पे। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि ये हम बड़े सादे लोग हैं, इस अपोजिशन को हम समझते हैं कि शायद कोई अपोजिशन गवर्नेंस बेहतर करना चाहती है, या शायद हम उनसे इंगेज हो रहे हैं तो उससे कोई वक्त ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये कौम को पता होना चाहिए कि अपोजिशन सिर्फ हमें जो डिस्टर्ब करना चाहती है वो सिर्फ एक बात पे है कि जिस वजह से आज महंगाई है, जिस वजह से आज गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जिस वजह से कर्जे चढ़े हैं, जिस वजह से इदारे डूबे हैं, वो ये लोग हैं। और वो वजह को ये नहीं जैसा कहते हैं रोल बैक करना चाहते हैं, हम पे दबाव डालना चाहते हैं कि हम इनकी बातों में आके इनको जो 34 पॉइंट इन्होंने मांगे हमें असेंबली में कि इनके करप्शन का काम तमाम कर दें, इनका एहतसाब का मामला बंद कर दें। तो ये एक ब्लैकमेलिंग टूल है, ये कोई डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन नहीं है। ये एक आप समझ लें एक अपनी करप्शन लूटमार को दबाने के लिए और हमें प्रेशराइज करके अपनी मर्जी का निज़ाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बात है, इनको इंगेज करना ये हमारा फर्ज बनता है कि ये रोज़ हुकूमत के फेल होने की बात करते हैं, हम इनको जवाब देते हैं। आप देख लें पिंडी में भी सैलाब आया, लेकिन पिंडी में उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत ने जब नाला लेई को साफ किया तो आज आपने देखा कि उस तरह की खुदा ना खास्ता तबाही नहीं हुई, क्योंकि नाला वही नाला लेई है जो हर साल इतनी तबाही करता था, लोगों की डेथ्स होती थी, नुकसान होता था। तो ये गवर्नेंस है। अब 12 साल की आप पीपल्स पार्टी को देख लें, वो कराची के वो लोग नाले उनसे साफ नहीं हुए, और आप वहाँ पे थोड़ी सी बारिश होती है तो डूब जाता है। अब रही बात जो आपने बात की कि जी हमने कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया। आज KPK में हर इंसान, हर खानदान 10 लाख रुपए का उसको हेल्थ कार्ड मिल गया है, उसकी हेल्थ सारी का इशू अल्लाह के फजल से सॉल्व हो गया। अब हम पंजाब में जा रहे हैं, पंजाब में इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में यकसान निसाब इम्प्लीमेंट कर दिया है, अगले सेशन से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप इकॉनमी को देखें, कोविड में एहतशाम साहब, शायद पूरी दुनिया हैरान है कि एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क जिसके लीडर ने एक फैसला किया, हालांकि ऑपोजिशन ने पूरी कोशिश की कि हम फंसे, हमने वो फैसला किया। आज कोविड मैनेजमेंट में साइंसदान भी हैरान है कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात एक जैसे हैं। इंडिया में आज 38 लाख बंदा कोविड से परेशान है, और पाकिस्तान अल्लाह के फजल से कोविड के मेन चीज से निकल गया। ये इस गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस है, ये इसमें तो कोई शक नहीं। आपकी स्ट्रेटेजी कमाल की थी, कामयाब हुई, इसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, WHO भी कर रहा है, बाकी वेस्टर्न ममालिक भी कर रहे हैं, ये अपनी जगह पे। लेकिन भाई साहब काइंडली एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा, नाजरीन साथ ही रहेगा। ब्रेक के बाद हम इसी के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। जो शहबाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है, वो क्या अब हुकूमत के लिए कोई नई महाज तो की तैयारी तो नहीं कर रहे, इस पर बात करेंगे, साथ रहेगा। बैक नाजरीन, एहतशाम साहब, अब्बासी साहब ने बातें की सारी, आपको क्या लग रहा है ओवरऑल अब सिचुएशन कहाँ जा रही है? देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली तो बात है जिस तरीके से कारकर्दगी की बात हो रही है, भाई साहब आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं कि हुकूमत के अंदर ना अहलियत है ना सलाहियत है। अब देखें ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा दिया उन्होंने। फिर कराची के बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ रहने वाले और हुकूमत करने वाले जो है ना वो भी बेबस हो गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। अब सवाल ये है कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब को देख लें तो जिस तरीके से कल का उनका फ़ैसला आने के बाद PMLN की क़यादत एक बात बार बार कर रही है कि जी नवाज शरीफ साहब को सिंगल आउट किया जा रहा है, जबकि और लोग भी हैं, फॉर्मर सदर मुशर्रफ साहब जो है ना उनको नहीं लाया गया, फिर अल्ताफ़ हुसैन को बाहर नहीं लाया गया, तो इन्हीं को क्यों इस तरह रखा जा रहा है। तो ये ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को टारगेट बनाया गया। चलें वो तो सियासी बातें हैं, वो सियासी जवाब आप लोगों की तरफ से आ भी जाएगा।
भाई साहब, ये जो अब प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ जस्टिस साहब अहलियत की और सलाहियत की बात करते हैं, आपके ख्याल में ये मामला, बहुत सारे लोग भी बात कर रहे हैं इस हवाले से, और लोग कहते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब भी मानते हैं इस बात को कि नए लोग हैं, फौजदार भी नए हैं, इसलिए फ़िलहाल टाइम लगेगा। लोग कहते हैं कि जी कितना टाइम लगेगा प्रोसेस, हम तो कहते हैं हंगामी हालत हमारे लिए मुल्क में हुई है, जिस तरीके से हमारे सियासी और इक़्तिसादी मामलात हैं, हमें तो फौरी तौर पे कुछ करके दिखाना है। अब ये को अगर सीख के फिर कुछ करके दिखाएंगे तो पता नहीं कितना वक्त लगेगा। जी भाई साहब। जी श्याम साहब, पहली बात ये कि जो आपने एक मिसाल दी कि जी नून लीग वाला ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ही क्यों, मुशर्रफ क्यों नहीं या अल्ताफ़ हुसैन क्यों नहीं, तो शायद नवाज़ शरीफ इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद एक मिसाल बने कि जो सज़ा याफ्ता थे। और नंबर 2 ये कि ये मामला तो हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि वो 10 तारीख तक पेश हों, सरेंडर करें, वरना वो इश्तिहारी हो जाएंगे। तो ये वो सज़ा याफ्ता मुजरिम को इस हुकूमत ने उनकी बीमारी या एक इंसानी हकूक़ या तरस या रहम खा के उनको भेजा कि वो अपना इलाज करवा लें। वो तो उनका कंडक्ट था कि वो यहाँ से गए और उसके बाद वो कभी कॉफ़ी शॉप्स में और कभी वो सड़कों पे फिरते हुए नज़र आ रहे हैं, हालांकि यहाँ उनकी ये खबर थी कि खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। तो वो एक यानी एक कानून के लिए और एक निज़ाम इंसाफ के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर कोई छोटा चोर या छोटा कोई मुजरम पकड़ा जाए तो उसको पुलिस 20,000 की चोरी पे थप्पड़ मार के पकड़ती है और उसके बाद थाने में उसको जाके मारते हैं, फिर उसको एक तज़ीक आमेज़ तरीके से उसके साथ सारा रवैया रहता है कि अनटिल वो सज़ा पूरी करके आए, और दूसरी तरफ अरबों खरबों के मुलजमान हैं और वो इस तरह फिरते। तो वो तो एक मेरा ख्याल है कोर्ट का मामला है। दूसरा, आपने कहा कि जो चीफ साहब ने जो भी रिमार्क्स दिए, ज़ाहिर है वो हमारे लिए उन रिमार्क्स की अहमियत है और उनका एहतराम भी है। ज़ाहिर है जिस इशू पे वो बात कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कोर्ट के रिमार्क्स हैं और उसको मैं चैलेंज तो नहीं कर सकता। लेकिन इस हुकूमत ने जो लुटा पुटा निज़ाम मिलता, जो मैंने आपको मिसालें बताई हैं, मसलन एक बात थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कहती थी कि जी लॉकडाउन करें, और आपने मीडिया ने बड़ी तारीफ़ें की, मुराद अली शाह की बड़ा अच्छा लॉकडाउन किया। हम उस वक्त भी बता रहे थे कि इतने बड़े एरिया पे लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं हो सकता जहाँ इतनी गुर्बत है, जहाँ हम खाना ना पहुँचा सके। हमारी बात का उस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा था, और मजाक कौन उड़ा रहा था? यही पीपल्स पार्टी या नून की क़यादत। लेकिन आज हमने साबित किया कि पाकिस्तान में कोविड कंट्रोल हुआ, और अगर पाकिस्तान में भी कहीं कोविड मिस मैनेज हुआ तो वो सिंध में हुआ। अच्छा, आज हम बात ये भी बताइएगा, शराब भी ज्यादा है। ठीक है, अदालत ने तो सरेंडर करने का कहा है नवाज शरीफ साहब को, लेकिन हुकूमत क्या चाहती है, इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? क्या वो उनको वापस लाने के लिए वाकई में मुतहरिक हैं या सिर्फ सियासी बयान दिया उन्होंने? सुनने में तो ये आ रहा था कि जो पिछली कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं, और इमरान खान साहब ने तो अफसोस का भी इजहार किया है कि वो चले गए हैं यहाँ से। देखिए, हमारे यहाँ एक जमहूरी पार्टी है और जमहूरी पार्टी हुकूमत में इसी कैबिनेट ने अक्सरियत से कहा था कि नवाज शरीफ साहब को जाने दें, खुदा न खास्ता इनकी सेहत को कुछ हो गया तो उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, और अदरवाइज भी एक मोरालिटी का भी इशू है कि एक आदमी के हमें ये कहे थे कि ये हमें मारना चाहते हैं, खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब को मारना चाहते हैं, तो उस वक्त भी कैबिनेट ने फैसला किया था। आज पूरी कैबिनेट इस बात पर यकसुई से और वो कन्विंस है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ वापस क्यों ना आए और ये हुकूमत क्यों ना उसको वापस लाए जब अब उनका इशू नहीं है? जैसे हमें तो उस वक्त ही गलती का एहसास हो गया था जब नवाज शरीफ साहब को जहाज़ में उनके चढ़ते हुए या जहाज़ में जाते हुए एंटर होते हुए, जब जिस तरह वो चल रहे थे, जिस तरह वो बैठे हुए थे, वो लग रहा था कि वो माशाल्लाह सेहतमंद है। भाई साहब वापस तो नहीं ला सकते ना उनको, वापस लाने के लिए क्या कोई मुआहदा वगैरह? बरतानिया के साथ हमारी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, अमेरिका के साथ है, वहाँ ही हो सकता है। और दूसरा, लोग कहते हैं कि जी इसहाक डार को तो आप ला नहीं सके, सलमान शहबाज को तो नहीं ला सके, अली इमरान जो शहबाज साहब के दामाद हैं उनको नहीं ला सके, तो नवाज साहब को आप कैसे ले आएंगे? उनके बारे में कहा जाता है उनके तो कनेक्शन भी बने हैं, और लेटेस्ट से तलात ये भी आ रही है भाई साहब कि वो सऊदीज उनके साथ आजकल बड़े थिक हो रहे हैं। देखिए, एक तो ये बात तय है कि ये ख़ानदान, इसमें कोई इस पार्टी में, उस ख़ानदान में भागने वाले बहुत ज़्यादा हैं। आपने नाम लिया अली इमरान का, हसन शरीफ का, हुसैन शरीफ का, इसहाक डार का, बिल्कुल सही, और सलमान शहबाज का, और ये नवाज शरीफ साहब भी बार बार आके तो इस तरह जब भी मुश्किल टाइम में आप भाग जाते रहे। लेकिन देखिए, हमारे पास इस दफ़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ उनके ज़ामिन मौजूद हैं और गारंटर वो हैं, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को खुदारा जाने दें, इनको वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। तो अब दो बातें थी, या तो वो साबित करें कि नवाज शरीफ साहब को इलाज करा रहे हैं, वो इलाज इस तरह का है कि जिससे वो ट्रैवल नहीं कर सकते।
अभी तक तो 9 महीनों में नवाज शरीफ साहब ने वो कहते हैं ना पंजाबी में, एक गोली नहीं खाई और एक टीका नहीं लगाया, तो वो क्या क्या इलाज करा रहे हैं? वो तो मजे कर रहे हैं। और आप भाई साहब गारंटर के तौर पे शहबाज शरीफ साहब तो कुछ नहीं कर सकते ना। वो लोग कह रहे हैं कि लॉ में कोई ऐसी चीज नहीं कि शहबाज शरीफ साहब को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, उन्हें अंदर हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जमानत की जो रकम दी गई है 40% वो फोरफिट हो जाएगी, बाकी तो कुछ नहीं होगा। देखिए रकम तो इसमें शायद थी नहीं, रकम तो इसमें कोई नहीं थी, क्योंकि रकम पीटीआई गवर्नमेंट चाहती थी कि 7 अरब इनसे ले लिया जाए, लेकिन वो अदालत ने कहा कि रकम के बगैर दें। ये तो एक लीगल एवेन्यू है। मुझे बताएं नवाज शरीफ साहब की क्या सियासत बाकी बचती है कि जब वो उनको अदालतें भी बुला रही हैं और वो कौम से वादा करके भी गए, तो आज उनका क्या वोटर सपोर्टर सोच रहा है कि एक आम आदमी जेल में और नवाज शरीफ साहब जेल से निकल के बाहर गए तो पॉलिटिकल बयानिया तो खत्म हो गया मुस्लिम लीग ने उनका। लेकिन भाई साहब आप भी तो खामोश रहे ना, दबाव डालें, 9 महीने आप भी को इस्तेमाल करें और कोई क्राउड इकट्ठा करें और हमें दबाव डालें। नहीं 9 महीने तो आप भी खामोश है ना। ये डील थी या डील थी जो भी था, जब से उनका एक बयान आया कि जी मैं पार्टी का क़यादत करूंगा और पार्टी को मामला देखूंगा, और मरियम साहबा जो एक पेशी में पेश हुई हैं वहाँ पे जाके नैब की अदालत में, तो उस वक्त से एकदम देखते हैं कि गवर्नमेंट के लिए परेशानी अनब हो गई। तो ये लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर अपना काम करे तो सियासी तौर पे अपना जो अदालती मामलात हैं अदालत देखे नवाज शरीफ साहब की फैमिली के, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा डिलीवर करना। कुछ इशू आया है, मैं एहतशाम साहब आपसे कंटिन्यू करूंगी। अच्छा मैं आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से अभी सदाकत अब्बासी साहब ने बात की है, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत लाएगी और मुतहर्रिक भी, और क्यों ना लाए, लेकिन जिस तरह से भी आपने ये बात की, मैं भी बात कर रही थी कि बरतानिया और पाकिस्तान का तो आपस में इस तरह कोई मुआहिदा ही नहीं होता, फिर किस तरह से ये मुतहर्रिक हो सकते हैं और ला सकते हैं? देखिए कुछ चीज़ों पर यह बात माननी पड़ेगी। आप ठीक है PMLN की क़यादत के बारे में आज जो कुछ कहें, जिस तरीके से उन पर मुकदमात बने, आज जो अदालतें कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो उनको सज़ा हुई। हम तो अदालतों के बारे में कहते हैं पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, स्पेशली सुपीरियर कोर्ट्स हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो फैसले वहाँ पे होते हैं बिल्कुल ठीक होते हैं। अब ये अदालत 2009 के बाद की अदालत वो नहीं है जो इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत थी कि बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेशन में चली जाती थी। अब ऐसी कोई बात नहीं है, अदालतें बड़े फेयर फैसले कर रही है, कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले कर रही है। ये एस्पेक्ट उन्हीं पे छोड़ दिया जाए। देखिए ये पॉलिटिकल फ्रंट पे जो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो रही है ना, जिस तरीके से हुकूमत के हर आदमी ने ये फ़ैसला कर लिया है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमने उनका जवाब देना है। इनका ये ख्याल है, मेरे ख्याल में ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ओपोजिशन के लोग बयानबाजी करते हैं, वो तो क्रिटिसाइज करेंगे, आपको करेंगे। और कल वाली जो समाअत थी जिसमें हारिस साहब ने एक आया, जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए हमसे कोई बात नहीं की है, उन्होंने हमसे कोई चीज़ डिस्कस नहीं की है। भाई साहब के वाक़े में आप लोगों ने कोई इस हवाले से कोई काम या कोई अमलन कोई चीज़ की नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, या नून लीग से इस हवाले से राबता किया जाए कि आप लोगों ने गारंटी ली थी, इस हवाले से आप लोगों ने कुछ किया नहीं है? देखें इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इंग्लैंड के साथ नहीं है, यूके के साथ, तो वो एक मसला है कि अगर हमारा जो मुल्ज़मान का कोई तबादले का ठीक है, मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू। एहतशाम साहब आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में जिस तरह से कहा जा रहा है नून लीग कह रही है कि हमसे हुकूमत ने इस हवाले से कोई राबता नहीं किया? देखें कल जो मेरा ख्याल है ख्वाजा हारिस साहब जो बहुत बड़े वकील हैं, 5-5, 6-6 करोड़ रुपया फीस लेते हैं, उनके बारे में कहा जाता है और बड़े तकड़े वकील हैं। और नवाज शरीफ साहब खुद भी कहते हैं कि मैं वकीलों को इतने पैसे दे के थक गया हूँ, मैं इतने पैसे दिए हैं। सवाल ये है कि ख्वाजा हारिस साहब से कोई तवक्को नहीं कर सकता कि वो गलती कर सकते हैं। और कल अदालत ने उनसे जब सवालात किए कुछ हवालों से, तो बिल्कुल उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा जी बताएं नवाज शरीफ साहब इलाज करवा रहे हैं, वो किसी हॉस्पिटल में है? लेकिन नहीं है कि वो आज़ाद हैं, उनकी ज़मानत आपको पता है कि वो पंजाब गवर्नमेंट जो है ना, पंजाब गवर्नमेंट ने ज़मानत वापस ले ली उनकी। उसके बाद जो अगला लम्हा था, मरला था, आपने पूरा ही नहीं किया। मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से जिस तरीके से 8-9 महीने का पीरियड गुजरा है, इनकी लीगल टीम भी खामोश होकर बैठ गई थी कि जी मामला सेट हो गए, हमें अब कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की। तो ये एकदम से जिस तरीके, मेरा ख्याल है जिस तरह कल भी बात हो रही थी, अदलिया पे भी दबाव है। अदलिया भी कहती है कि जी फैसले क्रॉस द बोर्ड हम करना चाहते हैं, वो करते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब यह है कि वन साइडेड अगर किसी को लगे कि जी एक बंदा वहाँ चला गया है जो 8 हफ्तों के लिए गया था इलाज के लिए, उसका इलाज भी नहीं हो रहा,
उन्होंने हॉस्पिटलाइज भी नहीं हुए और कोविड के कॉन्टेक्स्ट में एक बहाना बना के आप घर पे ही बैठे हुए। मैं ज़ाती तौर पे सच्ची बात है, मुझे पहले कोई बुरा नहीं लगता कि वो अगर चाय पीने चले गए या वॉक करने चले गए, इंसान है, कहीं घूमने फिरने को भी दिल चाहता है। इट डजंट मीन कि वो कोई जाके कोई मेडिकल रिपोर्ट भी तो दें ना, ये भी तो बताएं ना कि वो फिर नहीं किया हम बीमार हैं। देखिए वो नहीं किया, उनको करना चाहिए था, वो नहीं किया। यही वजह है कि उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। यही सवाल तो आप देख लें, हमारी अदलिया हाई कोर्ट भी और लाहौर हाई कोर्ट भी सवाल इस तरह के उठा रही है। अब मेरा ख्याल है जो करने वाली बात है फौरी तौर पे नाम भी तो निकाला नहीं, ECL से चले वो तो ठीक है, वो उन्होंने कहा, कोर्ट ने हमें नहीं बताया कि जी रखा किस वक्त हटाया किस वक्त नहीं हटाया। अब सवाल ये है कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे नहीं आएंगे, एक मुश्किल वक्त है, मुश्किल बात है। मरियम साहबा जिस तरह कहती हैं, मैं तो उनको देखता हूँ ये बात कि वो कहती है मैं तो जिद करूं कि वो ना आए, और मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे जल्दी जल्दी। लास्ट मिनट है, मैं चाहूंगी कि मैं अबाइस साहब से इस हवाले से भी कमेंट लूं। अबाइस साहब बताइएगा, आज शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब की मुलाकात हुई है काफ़ी अरसे बाद। जरदारी साहब भी हमें सामने कैमरे के सामने भी नजर आए हैं और प्रॉपर किसी मीटिंग का हिस्सा भी बने हैं। आपको क्या लग रहा है, अब जो उन्होंने राहबर कमेटी का इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया है, क्या इस हवाले से हुकूमत रेडी है कि इसका किस तरीके से उन्होंने मुकाबला करना है और क्या बयानिया लेना? देखिए, उनका ये हक है कि वो सियासत करें, वो मिलें, हमें कोई मसला नहीं है। जो वो मिलते हैं, हमारा वो बयानिया जोर पकड़ता है कि इन्होंने कहा था इनका पेट फाड़ के इनके पैसे निकालेंगे, और आज जब दोनों पे करप्शन के केसेस बने तो दोनों इकट्ठे हो गए। हमें इससे कोई मसला नहीं है। हम समझते हैं कि बड़ा इशू ये है कि वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से